हर हर महादेव आप सभी लोगों को। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन वैदिक वॉक्स Q&A एपिसोड 5। आज फिर हम देखेंगे कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमें हमारे ऑडियंस बेस ने, हमारे लोगों ने, वैदिक वॉक्स परिवार ने भेजा है, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड या फिर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। तो चलिए एक बार फिर इस क्वेश्चंस की जर्नी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आखिर वो क्वेश्चंस कौन से हैं जिससे न सिर्फ उनकी जिज्ञासा मिटेगी बल्कि आप लोगों के भी डाउट्स क्लियर होंगे। और अगर आप लोगों के भी मन में कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट करके, मेल करके या व्हाट्सएप करके आप हमें भेज सकते हैं। हम आपको नेक्स्ट वीक उसका जवाब देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन किसका है। विपुल जी रायपुर से पूछ रहे हैं कि सर कुंडली में लिखा भाग्य बदला जा सकता है या नहीं। तो आपको एक चीज़ बता दूं कि भाग्य को अगर देखा जाए तो बदला भी जा सकता है लेकिन नहीं भी। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने स्टूडेंट्स को भी वास्तु में यही बताता हूं कि जो हमारा भाग्य है वो अल्टीमेटली कुछ और नहीं है, वो बल्कि हमारे कर्मा ही है और कर्म को बदला जा सकता है। अगर कर्म को बदला नहीं जा सकता तो भगवान श्री कृष्ण भी नहीं कहते कि आप कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। तो सबसे पहले आप भाग्य को बदल सकते हैं, निश्चिंत रहे। मैं बार बार बोलता हूँ कि बिल्कुल भी डरे नहीं। दूसरी चीज़ क्या है कि भाग्य जो नहीं बदला जा सकता वो सिर्फ 40% है, लेकिन जो बदला जा सकता है वो आपके हाथ में 60% है। लेकिन बदलने के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि पास्ट लाइफ में आपसे क्या गलतियाँ हुई या इसी लाइफ में पास्ट में आपसे क्या गलतियाँ हुई हैं, और वो हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से पता कर सकते हैं। और जब हमें पता चलता है हमारे ग्रह की पोजीशंस, हमारे नक्षत्र की पोजीशंस क्यों ऐसी है, आखिर हमारे कर्मा क्या थे, किस कारण से हमारे कुछ प्लैनेट जिन्हें हम नीच का कहते हैं या जो हमें प्रॉब्लम पहुंचाते हैं, तो आखिर वो क्यों पहुंचा रहे हैं, हमारे द्वारा क्या कर्म हुए, तो फिर उसका उपाय और रेमेडी किया जाता है। तो अल्टीमेटली कहा जाए तो बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया जा सकता है, लेकिन हाँ, हर चीज़ को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हम सब मानव हैं, इंसान नहीं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को भुगतने ही पड़ते हैं, लेकिन हाँ, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी कई बार उन कर्मों को जो भुगतना है हमें नेगेटिव वे में, उन्हें सहने का साहस भी दिला देती है। तो वो ऑलरेडी आपकी जो एक जर्नी है, स्पीड ब्रेकर आना है, धचके लगने हैं, लेकिन आप मर्सिडीज़ में हो तो थोड़ा कम लगेंगे, लेकिन वहीं आप अगर किसी और गाड़ी में हो तो आपको ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो बस ये चीज़ें हैं, तो इसलिए हर चीज़ नहीं बदली जा सकती। हाँ, कुछ चीज़ें चेंज ज़रूर की जा सकती है और अल्टीमेटली आज आप जो करोगे कल आप वही हो जाओगे। तो आपके कर्म डेफिनेटली आपका भाग्य डिसाइड करते हैं, क्योंकि भाग्य भी पास्ट कर्मा ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है इशिता जी का अमृतसर से कि आप एस्ट्रो वास्तु की बात करते हैं सर, तो क्या ये वास्तु से अलग है? इशिता जी, एस्ट्रो वास्तु वास्तु से बिल्कुल भी अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तु जो है ये हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, लेकिन एस्ट्रो वास्तु जो है ये एक पावरफुल टेक्निक है जिसमें एस्ट्रोलॉजी को वास्तु के साथ कंबाइन किया जाता है। ये एक प्रकार से व्यक्ति का कस्टमाइज वास्तु होता है, क्योंकि जैसे हर व्यक्ति का जीवन सेम नहीं होता, हर व्यक्ति जब जन्म लेता है तो सबकी प्लैनेटरी पोजीशन सेम नहीं होती, हर व्यक्ति का बर्थ चार्ट अलग अलग होता है, हर व्यक्ति का शरीर की जो प्रकृति है, जैसे वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, ये सब अलग अलग होती है। आयुर्वेद में भी आप देखिए प्रकृति के हिसाब से दवा मिलती है। तो जब हम कस्टमाइज वे में जाते हैं, अब तो जमाना कस्टमाइज का भी है, लेकिन ये चीज़ हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले दे गए थे। हम लोग आज चीज़ों को कस्टमाइज कर रहे हैं दूसरी चीज़ों में कि हमें कस्टमाइज कपड़े चाहिए, बिल्कुल फिटिंग के, कस्टमाइज जूते चाहिए, हमारे हिसाब के बनने चाहिए, बड़े बड़े स्लैब बनवाते भी हैं। लेकिन ये जो एस्ट्रो वास्तु है ये कस्टमाइज वास्तु है, जो हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान है, ये बहुत पुराना ज्ञान है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। इसमें व्यक्ति के बर्थ चार्ट के हिसाब से उसके वास्तु को अलाइन किया जाता है कि उसका कौन सा ग्रह पावरफुल है, तो उस हिसाब से उसके जोन्स को एक्टिवेट किया जाए। उसके कौन से ग्रह जो उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं उसकी लाइफ में, तो वो कौन से जोन को न्यूट्रलाइज किया जाए, किस जोन से उसकी रक्षा की जाए, उसे बचाया जाए कि वो वहाँ पे ज़्यादा समय ना बिताए, जिससे उसको उस ग्रहों की फ्रिक्वेंसी एनर्जी ना मिले जो उसे हानि पहुँचा सकती है। तो एस्ट्रो वास्तु इज़ दी पावरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु। अगला क्वेश्चन है रवि जी का मुंबई से। लोग कहते हैं वास्तु में मेन डोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, तो इसके लिए कुछ उपाय बताइए ना। हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना, वास्तु में मेन डोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मेन डोर इतना इंपॉर्टेंट होता है कि ये आपकी लाइफ में दुर्भाग्य और सौभाग्य दोनों लाने की क्षमता रखता है। तो आपको सबसे पावरफुल टिप्स देता हूँ जो बहुत ही ईजी है, एक ईजी पावरफुल रेमेडी आप समझ सकते हो मेन डोर के लिए। सबसे पहले अपने मेन डोर को साफ रखा करिए,
कोशिश करिए कि हर हफ्ते उसको अच्छे से क्लीन रखिए, क्योंकि मेन डोर एक प्रकार से हमारे माउथ जैसा होता है। जैसा हमारा शरीर है वैसे ही मेन डोर है, सब कुछ उसी से अंदर आना है। जैसे हमारे शरीर में अच्छा या बुरा खाना हमारे मुंह से जाता है अंदर, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो आप ये समझो, पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि आपका मेन डोर क्लीन होना चाहिए। दूसरी चीज़, आप अपने मेन डोर के बाहर एड्रेस प्लेट ज़रूर लगवाएं, क्योंकि एड्रेस प्लेट वो होती है जो अपॉर्चुनिटी को खोज के आपके लिए लाती है। तीसरी चीज़, शाम को अंधेरा होने के बाद मेन डोर में रोशनी ज़रूर होना चाहिए। बहुत से लोग लाइट वगैरह बंद कर देते हैं, बिल्कुल अंधेरा कर देते हैं। और चौथी चीज़ जो और पावरफुल है, अगर आप कर सके तो रोज़ मेन डोर में दीपक जरूर जलाएं। अगर आप ये करेंगे तो जो घी है, जो गौ माता का घी है, ये ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देता है और एनवायरनमेंट में जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनको खत्म करता है, कम करता है। तो अल्टीमेटली जो नेगेटिव एनर्जी है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होगी और पॉजिटिव एनर्जी का इम्पैक्ट बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली आपको ही उसके बेनिफिट मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है सुजीत जी का इंदौर से, कि पूजा घर के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन क्या है सर? देखिए, पूजा घर तो लोग नॉर्थ ईस्ट में भी रखते हैं, नो डाउट, नॉर्थ ईस्ट सभी जानते हैं बहुत अच्छी डायरेक्शन है। जब वो डायरेक्शन नहीं मिल पाती लोग ईस्ट में भी रखते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं पूजा घर के लिए वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्शन वेस्ट भी है। आप कहेंगे कि अरे ये कैसी बात कर रहे हैं आप, वेस्ट क्यों बोल रहे हैं? वेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वेस्ट में वरुण देवता का वास है, और वरुण देवता जो हैं ये जल के देवता है। पहली चीज़, वरुण देवता जो हैं ये जल, समुद्र, इसी के अंदर लक्ष्मी नारायण का वास है। तिरुपति बालाजी भी आप देखेंगे तो भगवान वेस्ट में बैठे हैं और ईस्ट की तरफ फेस किए हुए हैं। अगर आप सिद्धि विनायक देखेंगे जहाँ लाखों करोड़ों की भीड़ लगती है, तो वहाँ भी आप पाएंगे कि गणेश जी वेस्ट में बैठे हुए हैं और ईस्ट की तरफ फेस किए हुए हैं। तो वेस्ट डायरेक्शन बहुत ही पवित्र है। और आपको बता दूं, वरुण ही हैं जो व्यक्ति को बहुत सारी धन दौलत प्रोवाइड कराते हैं। वरुण को ऋग्वेद में रीति के देवता कहा गया है, यानी ये पूरे ब्रह्मांड को एक माले की तरह संजो के रखे हैं और इन्हीं का काम है देखना कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, सब कुछ कुशल मंगल से या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, नियम कानून से चल रहा है। तो अल्टीमेटली आप देख लो कि वरुण देवता ही पूरे नियम लॉज को कंट्रोल करने वाले हैं, चीज़ों की देख रेख करने वाले हैं। इनको रीति मतलब रीति रिवाज का देवता कहा गया है, क्योंकि ये सबको बांध के चलते हैं, अनुशासन में रखते हैं और पैसा भी यही दिलाते हैं। आप देखो, समुद्र के किनारे जितनी भी चीज़ें हैं बहुत विकसित हो गई, वो मुंबई हो, चेन्नई हो, सूरत हो, अहमदाबाद हो या फिर दुबई हो। तो इसलिए अगर आप वेस्ट में मंदिर रखते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है। अब अगला सवाल है अर्पिता जी का, कि सर मेरा राहु नीच का है, मुझे क्या करना चाहिए? तो आपको एक चीज़ बता दूं, अगर राहु नीच का है तो डरने की कोई बात नहीं। सबसे पहली बात, रात में लेट नाइट नहीं सोइएगा, जल्दी सो जाना रात में। कारण ये, क्योंकि राहु जो है, राहु के पास सिर्फ फेस है, मुंडी है, उसके पास धड़ नहीं है, बॉडी नहीं है। तो राहु पूरा काम दिमाग से कराता है और राहु को ब्रह्म भी कहा गया है। राहु अगर खराब होता है तो ये लोगों को रात में देर तक जगाता है, लोगों की लेट नाइट सोने की आदत पड़ जाती है। सोशल मीडिया राहु है, तो ये आपको सोशल मीडिया में इतना व्यस्त करा देगा, फालतू की चीज़ों में इतना व्यस्त करा देगा कि आपका जो टाइम है ये प्रोडक्टिव नहीं रहेगा आपके लिए। अगर आप अपना समय दे रहे हो, आप देखोगे कि 1-2 घंटे आपके ऐसे स्क्रॉल करते हुए रील को निकल गए। क्यों? क्योंकि राहुल का अल्टीमेटली काम यही है कि ये आपको भटका देगा, आपका जो प्रोडक्टिव समय है उसको बर्बाद कर देगा। दूसरी चीज़, शॉर्टकट कुछ भी नहीं लेना। अगर करियर से रिलेटेड कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें ये लगे आपको कि अरे यार तुरंत प्रॉफिट हो सकता है, तो मत करना, क्योंकि राहु अगर नीच का है तो कम से कम 1 से 2 रात कोई भी फैसला लेने के लिए ले लीजिएगा। तीसरी चीज़, ज्ञान यज्ञ करें। ज्ञान यज्ञ क्या बोला गया है? ये यजुर्वेद में एक प्रकार का यज्ञ बताया गया है, डरिए मत। ये कोई हवन यज्ञ नहीं है जिसमें आपको आहुति डालना है। ज्ञान यज्ञ मतलब अध्ययन करना। अध्ययन किसी भी तरह का हो सकता है। आप अपनी करियर रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड बुक्स को पढ़ सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, या फिर आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या जो भी पॉजिटिव सब्जेक्ट्स है या इंस्पायरिंग सब्जेक्ट्स है जो आपको मोटिवेट करते हैं, ऐसी चीज़ों को पढ़ें। ये होता है ज्ञान यज्ञ, यानी अपना टाइम, अपनी एनर्जी की आहुति लगाना ज्ञान को अर्जित करने में। और ज्ञान होता है बृहस्पति, और बृहस्पति ही है जो राहु को कंट्रोल कर सकता है। तो अगर आपका बृहस्पति मजबूत होगा तो अल्टीमेटली आपका राहु कंट्रोल हो जाएगा, कोई आपको भ्रम नहीं देगा और कहीं भी आपको समस्या में नहीं डालेगा। तो ये चीज़ें आप करिए, राहु से बिल्कुल भी मत डरिए। अगला क्वेश्चन है वृद्धि जी का है, दिल्ली से। अगला क्वेश्चन कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ तो क्या करूँ? ओके, आपने बहुत शॉर्ट में लिख दिया है। तो देखिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हैं
तो सबसे पहले आपको बताऊंगा, आपको अपना सन यानी कि सूर्य को बहुत स्ट्रांग रखना है। सूर्य को स्ट्रांग करने के लिए एक यही मात्र है कि सुबह टाइम से उठ जाएं। सूर्य नारायण जब आ रहे हैं तो आप उनके स्वागत के लिए मतलब 5:30-6 बजे उठ जाएं कि उनको लगे कि आप उनके आने के पहले रेडी हो। पहली चीज़, सूर्य को जल दें, उससे आपका सूर्य मजबूत होगा, आपकी सन लाइन मजबूत होगी, अल्टीमेटली आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब को हासिल करने की। दूसरी चीज़ ये है, आपके घर का जो ईस्ट जोन है उसको बहुत साफ़ सुथरा रखें। वहाँ टॉयलेट या गंदगी या डस्टबिन नहीं होना चाहिए। हो सके अगर आपका सूर्य अच्छा है, मुझे आपकी कुंडली तो नहीं पता, अगर आपका सूर्य अच्छा है तो आप ईस्ट में अपना समय बिता सकती हैं। ईस्ट में आप पढ़ाई लिखाई भी कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो, वहाँ पे आपको सन की एनर्जी मिलेगी। और ईस्ट में इंद्र देवता का भी वास होता है, और इंद्र देवता जो हैं ये एडमिनिस्ट्रेटर कहलाते हैं, ये देवताओं के राजा हैं। तो जब ये सूर्य राजा, एडमिनिस्ट्रेटर, इंद्र, इनकी शक्ति आपको मिलेगी तो अल्टीमेटली आपके चांसेस गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करने के बढ़ जाएंगे। तो आप ये करिए, सुबह जल्दी उठिए, सूर्य को जल दें और ईस्ट डायरेक्शन खास कर अपनी बहुत स्ट्रांग रखें, आपको रिजल्ट अमेजिंग ज़रूर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है नोएडा से हितेश जी का कि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा मन कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है, ज़्यादा देर एक टॉपिक पर पढ़ने बैठता हूँ तो मन विचलित हो जाता है, तो मैं क्या करूँ? ओके, तो हितेश जी आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आपका माइंड विचलित हो जाता है, मन विचलित हो जाता है, तो आपको बता दूँ माइंड को डायरेक्ट कनेक्ट किया गया है एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा से। मन का कारक चंद्रमा है और चंद्रमा सबसे ज़्यादा तेज गति से चलने वाला ग्रह है। वो रोज़ एक नक्षत्र बदल देता है, इसीलिए सबका मन, आपका मन नहीं, सबका मन ही विचलित होता है। लेकिन याद रखिएगा, शास्त्रों में बताया गया है कि मन को अगर कंट्रोल करना है तो मन को कंट्रोल क्या कर सकती हैं? सांसें। आपकी सांसें क्या है? वायु तत्व, एयर एलिमेंट। तो सबसे पहले अगर मन को कंट्रोल करना है तो कुछ रेमेडी आपको देता हूँ। आप रोज एक नॉर्मल, मैं ये नहीं कहता आप बहुत बड़े बड़े प्राणायाम करिए, नहीं, नॉर्मल लेकिन प्राणायाम करना शुरू ज़रूर करिए। जब नॉर्मल आप सांसों को लेंगे छोड़ेंगे, इस तरह से आपकी जो प्राण शक्ति है, जो सारे सृष्टि को चला रही है, हमें भी चला रही है, हम सबको चला रही है, तो ये प्राण शक्ति बैलेंस होने लगेगी। आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो। आप सांस भरिए और सांस को रोक दीजिए, आपका मन कहीं विचलित नहीं होगा, मन तब कहीं नहीं भागेगा। तो जब हम वायु तत्व को कंट्रोल करते हैं, एयर एलिमेंट को कंट्रोल करते हैं, तो हमारा माइंड कंट्रोल होने लगता है। तो आप प्राणायाम सुबह शुद्ध हवा में करना शुरू करिए तो आपका माइंड कंट्रोल होने लगेगा। दूसरा, आप भगवान शिव को डेली जल जरूर चढ़ाएं। अगर डेली टाइम नहीं मिलता तो एटलीस्ट सोमवार को जाके भगवान शिव को दूध जरूर अर्पण करें। इससे आपका माइंड स्ट्रांग होगा, क्योंकि वो महायोगी हैं, आदि योगी हैं, वही प्रथम आदि गुरु हैं जो सबको गाइड करते हैं। और अगर कोई भी साधना हो, मेडिटेशन हो या फिर कॉन्सेंट्रेशन की बात हो, तो उनका कोई जवाब नहीं। तो अल्टीमेटली अगर उनकी एनर्जी हमें पानी है तो उनकी कृपा हमें पानी पड़ेगी, और कृपा बहुत अनमोल होती है लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए। तो आप सोमवार को ये टेक्निक भी कर सकते हैं। और तीसरा, आप हर पूर्णिमा में चांद के सामने खुले में बैठ के आप नॉर्मल मेडिटेशन भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपको वो रिजल्ट मिले। धीरे धीरे आपका चंद्रमा स्ट्रांग होने लगेगा, आपका मन लगने लगेगा, आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होते जाओगे और आपको खुद समझ में आएगा कि फिर आपका मन स्थिर होता है या नहीं। ये करके देखिए। तो ये सेशन आज यहाँ पे खत्म होता है। अगर आप लोग के भी मन में किसी भी प्रकार के कोई डाउट्स हो या आपके मन में कोई सवाल हो एस्ट्रोलॉजी को लेके, वास्तु को लेके, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन को लेके, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं या इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इतने सारे माध्यम हैं, आप हमें भेज सकते हैं। यहाँ से हम क्वेश्चंस को शॉर्टलिस्ट करते हैं और नए 7 क्वेश्चंस जो ऐसे हैं जो बहुत लोगों के लिए काम आ सकते हैं आपके सामने लेकर आते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के क्वेश्चंस को कवर किया जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट संडे एपिसोड 6 वैदिक बॉक्स Q&A में। हर हर महादेव।